अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज के लेक्चर में हम जो पोएम कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ ओड टू अ नाइटिंगेल, जिसको लिखने वाले हैं जॉन कीट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इस पोएम का इंट्रोडक्शन एंड स्टेंजा 1 कवर कर चुके थे। आज हम लोग फर्दर अपनी पोएम को प्रोसीड करने वाले हैं। तो जो आज का स्टेंजा उसको कवर करने से पहले मैं थोड़ा सा प्रीवियसली रिवाइज कर दूं कि हमने प्रीवियसली देखा था कि जो जॉन कीट्स हैं उन्होंने एक नाइटिंगेल को देखा था। बाद में वो नाइटिंगेल को एडमायर कर रहे थे, उसके सिंगिंग को, उसके सॉन्ग को एडमायर कर रहे थे। एंड वहाँ पे हम लोगों ने नेगेटिव कैपेबिलिटी भी देखी थी और हेलेनिज्म भी देखा था। एनी हाउ, अब हम सेकेंड स्टेंजा शुरू करते हैं। इसमें कहते हैं पोइट ओ for a draught of vintage that had been cooled a long ago age in the deep dwelled earth। अब यहाँ पे पोइट जो है बेसिकली जिस वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, ये जो वरी से भरा हुआ दुनिया है, वरी इसमें जिसमें परेशानियाँ ही परेशानियाँ है, तकलीफ़ है, गम है, ठीक है, इन सब से दूर जाना चाहते हैं। और उन्होंने नाइटिंगेल को देखा, वो अपनी इस दुनिया से निकल के एक यूटोपियन वर्ल्ड में जाना चाहते हैं। यूटोपियन वर्ल्ड कौन सा वर्ल्ड होता है? वो वर्ल्ड जहाँ पे सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। स्पेलिंग है इसके UTOPIIAN, यूटोपियन। ये वर्ड यूटोपिया से निकला है, ठीक है। एंड पे एन नहीं था, ए तक था। यूटोपियन जो है वो यूटोपिया से निकला है। और यूटोपियन वर्ल्ड ऐसा वर्ल्ड होता है जिसका मतलब वहाँ पे सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, आपकी सारी विशेष पूरी होती हैं, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई गम नहीं है, ठीक है। अब जो पोइट है वो यूटोपियन वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, यानी कि वो एस्केप करना चाहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पोइट का थीम ऑफ एस्केपिज्म आ गया। और वो उस एस्केपिज्म के लिए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं काश उनको विंटेज का एक घूंट मिल जाता। विंटेज जो है वो अंगूरों से तैयार की हुई शराब होती है। कहते वो उस अंगूरों से तैयार की हुई शराब का एक घूंट पीते और इस दुनिया से गायब हो जाते, किसी दूसरी दुनिया में चले जाते। और वो दूसरी दुनिया कौन सी है? जहाँ पे हमारी नाइटिंगेल है। नाइटिंगेल अपनी दुनिया में बहुत खुश है। तो कहते हैं विंटेज क्या है? कोल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप ट्वेल्थ अर्थ, जिसको ज़मीन के नीचे काफ़ी सालों से रख के ठंडा किया गया हुआ है, ठीक है। कहते हैं शराब, वो शराब जिसको ज़मीन के अंदर काफ़ी सालों से रखा गया था और वो बहुत ठंडी हो चुकी हुई है। फिर है टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन डांस एंड प्रोवेंकल सॉन्ग एंड सनबर्न्ट मिर्थ। अब यहाँ पे हमारे पास ग्रीक रेफरेंस फ्लोरा आ गया। जहाँ पे ग्रीक रेफरेंस आ जाए वहाँ पे हम क्या कहते हैं? हेलेनिज्म का थीम है। हेलेनिज्म क्या होता है? बेसिकली ग्रीक के रेफरेंसेस को कोट करना, गॉडेसेस की बात करना, उनकी माइथोलॉजी को पुट करना, ये सारा कुछ है हेलेनिज्म। अब कहते हैं टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा। फ्लोरा बेसिकली गॉडेस ऑफ फ्लावर्स एंड स्प्रिंग को कहते हैं, यानी फ्लोरा वो गॉडेस है जो कि फ्लावर की गॉडेस कंसिडर की जाती है, साथ साथ वो स्प्रिंग सीजन की गॉडेस भी कंसिडर की जाती है। और नेक्स्ट लाइन में था प्रोवेंशल। प्रोवेंशल बेसिकली प्रोवेंस को कहते हैं। ये फ्रांस में एक जगह है जो कि शराब की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ की शराब जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, गुड क्वालिटी, काफ़ी हाई क्वालिटी की होती है। तो अब कहता है कि अगर मैं विंटेज का घूंट एक पी लेता हूँ तो उसका घूंट पीने के बाद क्या होगा? वो मुझे फ्रांस में ले जाएगी जहाँ पे सबसे अच्छी और सबसे मशहूर शराब मिलती है। और वहाँ पे वो मुझे प्रोविंस में ले जाएगी जहाँ पे फूल, ग्रीनरी, डांस, ये सब कुछ हो रहा होता है। ये मुझे उसकी याद दिला देगी विंटेज। फिर कहता है एंड सनबर्न्ट मिर्थ। मिर्थ कहते हैं यहाँ पे फार्मर्स वगैरह को। तो कहता है और इसी के साथ साथ मुझे ये उस सनबर्न में, यानी कि गर्म दिनों के अंदर जो खेतों में किसान काम कर रहे होते हैं, उनकी याद करा देगी। फिर पोइट कहता है ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ द वार्म साउथ, फुल ऑफ द ट्रू द ब्लशफुल हिपोक्रीन। अब यहाँ पे हिपोक्रीन अगेन एक वाइन का नेम है, ग्रीक माइथोलॉजी से इसका नेम लिया गया है। और यहाँ पे कहा गया है
कि हिपोक्रीन बेसिकली एक ऐसा फाउंटेन है जहाँ से वाइन निकला करती थी, और ये फाउंटेन ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग गॉड जियस का है। इनके साथ एक और गॉडेस है, मतलब जियस, एंड उनकी जो वाइफ है, इनकी जो 9 डॉटर्स थी, वो सब के सब ड्रिंकिंग के लिए हिपोक्रीन को यूज़ किया करती थी। इस पहाड़ से चश्मे पीने के लिए आया करती थी, और वो चश्मा किसका था? वाइन का। और इसके बारे में ये भी कहा जाता कि जो भी इस पहाड़ से निकलने वाले शराब को पीता था, वो उसके अंदर पोइटस की जो एबिलिटी होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट होती थी। ठीक है, यानी कि उसकी पोइट्री करने की जो एबिलिटी थी और ज़्यादा प्रमोट होती थी। इसके बारे में ये कहा जाता था। और यहाँ पे जो पोइट है वो ये कह रहे हैं कि काश उसको भी हिपोक्रीन के जो चश्मा है उस पर से जो पानी निकल रहा है, जो शराब निकल रही है, वो भी पीने को मिल जाएगी। फिर आगे से कहता है विद बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम। अब वो कहता है जो ये वाइन है, इस वाइन के ऊपर जो बबल्स हैं वो पर्ल की तरह नज़र आ रहे हैं। बीडेड मतलब बीड्स मतलब मोती, वो मोती की तरह नज़र आ रहे हैं। एंड पर्पल स्टेन माउथ, और कहते हैं जो मोती है ना, ये बिल्कुल शराब के जो किनारे हैं उनके एजेस के ऊपर, किनारों के ऊपर ना चमक रहे हैं। That I might drink and leave the world unseen, and with thee fade away into the forest dim. पोइट कहते हैं कि अगर मुझे इस वाइन का एक सिप भी पीने को मिल जाएगा तो इसको पीने से क्या होगा? इसको पीने से एक तो पर्पल, यानी कि जो होंठ है वो पर्पल हो जाएंगे। दूसरा, इसको इस दुनिया से आज़ादी मिल जाएगी। वो इस दुनिया से इसको पी के इस दुनिया से वो बुलबुल की दुनिया में चला जाएगा। वो इसको आसानी से बुलबुल की दुनिया में ले जाएगी, और इसके पी कर इस तरह से नशा इसके ऊपर शुरू होगा कि वो इस दुनिया का सब कुछ ही भूल जाएगा। ये लाइन है दैट आई माइट ड्रिंक एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन। यहाँ पे एस्केपिज्म का थीम आ रहा है कि जिसको मैं पीऊँगा और वर्ल्ड अनसीन छोड़ जाऊँगा, यानी कि इस दुनिया से बिल्कुल दूर हो जाऊँगा। एंड विद दी फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट डिम, और ये मुझे फॉरेस्ट डिम यानी कि जिस दुनिया में नाइटिंगेल एग्जिस्ट करती है उस दुनिया में ले जाएगा। क्लियर? अब है नेक्स्ट स्टेंजा 3। कहता है फेड फॉर अवे डिजोल्व एंड क्वाइट फॉरगेट, मुझे बहुत दूर ले जाएगा। डिजोल्व एंड क्वाइट फॉरगेट, मुझे इस दुनिया से बिल्कुल दूर कर देगा, भुला देगा। और इसी के साथ पोइट यहाँ पे विश कर रहा है कि वो काश बुलबुल के साथ रहना शुरू करते, जहाँ पे दुनिया की कोई भी परेशानी नहीं है, जहाँ पे कोई भी वेरीनेस नहीं है, जहाँ पे कोई भी फ्रेट एंड फीवर नहीं है। ठीक है, कोई एंजाइटीज़ नहीं है, सारी खुशियाँ ही खुशियाँ वहाँ पे। तो कहता है फेड फॉर अवे डिसॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट, मुझे इस दुनिया के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबसे दूर कर देगा, मुझे इस दुनिया से दूर कर देगा, और मुझे बुलबुल के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहने देगा। अब बेसिकली आगे लाइन बड़ी सिग्निफिकेंट है, सुनिएगा। What though among the leaves has never known, कहता है वो दुनिया जहाँ पे नाइटिंगेल रहती है वहाँ पे तो उनको परेशानी क्या होता है किसी को नहीं पता, उन्होंने कभी किसी तकलीफ को देखा भी नहीं है। The weariness, the fever and the fret, here where men sit and hear each other groan. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये इसकी लाइफ से लिंक्ड है। Where pulses shakes a few sad last grey hairs, where youth grows pale and spectre thin and dies. अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो जॉन कीट्स है ना, उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बड़ी डेथ्स देखी, उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा मेलनकली फेस की, दुख उनकी ज़िंदगी में बड़े आए। इवन के कीट्स को खुद ट्यूबरक्लोसिस था, इनकी फैमिली में ट्यूबरक्लोसिस था। जो जॉन कीट्स के भाई थे टॉम कीट्स, उनकी डेथ टीबी से हुई थी, इनकी मदर की डेथ टीबी से हुई थी, और ये खुद भी टीबी के पेशेंट थे। अब इन्होंने ना जब यहाँ पे बात की है ना कि जहाँ पे यूथ जो है वो येलो हो जाती है, पेल हो जाती है, और उनके जवानी में ही बाल सिल्वर हो जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे रेफ़र कर रहे हैं अपने भाई टॉम की डेथ को। जो भाई टॉम थे ना, वो बहुत ही अर्ली एज में उनकी डेथ हो गई थी। और जो जॉन कीट्स है ना, हमारे पोइट, उनका माइंड हर टाइम डेथ से ऑक्यूपाई रहता था, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा डेथ्स देखी थी। अपने ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ देखी, अपने मदर की डेथ्स देखी, उसके बाद अपने ब्रदर की डेथ देखी,
तो इसलिए यहाँ पे जॉन कीट्स जो नाइटिंगेल को बता रहे हैं कि दुनिया जो है इसमें सिर्फ परेशानियाँ हैं, लिखा ना वेरीनेस फीवर फ्रेट, यहाँ पे सिर्फ परेशानियाँ, दुख है, तकलीफ है, गम है, यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर कोई इंसान बीमार हो जाए तो उसका इलाज नहीं होता, अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो तो उसका इलाज नहीं होता, और वो अपनी छोटी सी उम्र में ही अपनी जान खो बैठता है। मैंने बता दिया यहाँ पे इसने अपने भाई टॉम को रेफर किया है। और यहाँ पे नेक्स्ट देखें, कहते हैं वेयर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सोरो। कहते हैं दुनिया ऐसी दुनिया है जहाँ पे ज़्यादा सोचा जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपको गम और तकलीफ और मायूसियाँ ही नज़र आती हैं। एंड लेलन आइड डिस्पेयर्स वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लिस्ट्रियस आइज और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो। अब यहाँ पे जो लाइन है वेयर ब्यूटी वाली, इट मीन्स कहते हैं यहाँ पे ब्यूटी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। यहाँ पे ब्यूटी भी जो है ना वो कुछ ही टाइम के लिए रहती है, और कुछ ही टाइम में क्या होता है उसकी जो शाइनिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। और फिर जब न्यू लव की बात की गई है उसने यहाँ पे भी उसको भी यही कहा है कि दुनिया जो है पाइन मतलब वीक कर देना, बिल्कुल ख़त्म कर देना। ये दुनिया में जब कोई लोग मोहब्बत करते हैं ना तो आहिस्ता आहिस्ता ये दुनिया जो है उनकी मोहब्बत को भी बिल्कुल ख़त्म कर देती है, मतलब नथिंगनेस, कुछ नहीं बचता। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पोएट जो है बहुत ही ज़्यादा फेडअप दिखाई दिया है इस दुनिया के साथ, और वो इस दुनिया को छोड़ के नाइटिंगेल की दुनिया में जाना चाहता है। मतलब हमें थीम ऑफ एस्केपिज्म नज़र आता है इसके अंदर। अब इसके बाद फोर्थ स्टैंजा है। अब फोर्थ स्टैंजा में क्या है, पोइट अवे अवे कह रहे हैं, दूर दूर। किसको कह रहे हैं? दुनिया को। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने दुनिया के बारे में इतना सोचा, इनको अपने भाई की डेथ याद आ गई, इनको अपने बिलीवर्ड याद आ गए, इनको दुनिया की सारी तकलीफ़ें परेशानियाँ सब कुछ याद आ गया। अब वो उस दुनिया को झड़क रहे हैं, कहते अवे अवे, दूर दूर। फॉर आई विल फ्लाई टू दी, कहते मैं इस दुनिया को छोड़ के तुम्हारी दुनिया में आने वाला हूँ, मैं तुम्हारी दुनिया में आना चाहता हूँ। और वो किसकी दुनिया है? नाइटिंगेल की दुनिया, जहाँ पे हैप्पीनेस है, कोई भी दुख और कोई भी गम नहीं है। कहते हैं नॉट चेरियोटेड बाय बेकस एंड हीज पैर्ट्स। कहते हैं मैं जो बेकस है बेसिकली गॉड है और ये गॉड ऑफ वाइन है, ठीक है। कहते हैं मैं इनके चिरियोट के अंदर बैठ के नहीं आऊँगा, एंड हिज पार्ट्स, इनके चीते, ठीक है, पार्ट्स कहते हैं लेपर्ड्स को। कहते हैं ना है मैं इनके चीतों के ऊपर बैठ के आऊँगा, ना मैं वो जो इनका चिरियोट, इसको इनके जो लाइन्स हैं, जो सॉरी लेपर्ड्स है वो खींचते, मैं उनके ऊपर बैठ कर नहीं आने वाला तुम्हारी दुनिया के अंदर। मीन्स टू से दैट मैं ड्रिंकिंग करके तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर नहीं आऊँगा। कहते हैं बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइजी, लेकिन मैं तुम्हारी दुनिया में आऊँगा तो कैसे आऊँगा? पोइजी मीन्स पोइट्री, मैं जो पोइट्री है उनके जो विंग्स नज़र नहीं आते उसके ऊपर बैठ के तुम्हारी दुनिया में आऊँगा। पोइजी मीन्स पोइटिक इमेजिनेशन, वो इमेजिनेशन के थ्रू नाइटिंगेल की वर्ल्ड के अंदर जाने वाले हैं। अब यहाँ पे पोइजी का जो विंग्स का वर्ड यूज़ किया गया है, विंग्स बेसिकली लिविंग ऑब्जेक्ट की क्वालिटी होती है और पोइट्री जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इन्होंने यहाँ पे पोइजी के लिए पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है, तो ये लाइन जो पर्सोनिफिकेशन के अंदर कोट कर सकते हैं हम। फिर कहते हैं दो द डल ब्रेन परप्लेक्सेस एंड रिटार्ड्स ऑलरेडी विद द टेंडर इन द नाइट एंड हैप्पीली द क्वीन मून इज़ ऑन हर थ्रोन। अब यहाँ पे यह कह रहा है, यहाँ पे पोइट कह रहा है कि मैं अपनी पोइटिक इमेजिनेशन के थ्रू तुम्हारे पास आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा डल ब्रेन परप्लेक्सेस एंड रिटार्ड, मतलब दुनिया से थका आ रहा, गमों के अंदर उलझा हुआ इंसान। क्या कह रहा है आगे से? ऑलरेडी विद दी, कहता है मैं तो इस दुनिया से आज़ाद होकर पहले ही तुम्हारे साथ बैठा हुआ हूँ। अब ये बुलबुल के साथ बैठा है, कह रहा है टेंडर इज द नाइट, और ये ट्वेलाइट का टाइम है। टेंडर इज द नाइट मतलब ट्वेलाइट का टाइम है। एंड हैप्पीली द क्वीन मून इज ऑन द थॉर्न, ऑन हर थॉर्न, और शायद जो चांद है वो अपने तख्त पे बैठा है। इसका मतलब ये है कि चांद जो उसकी रोशनी ज़मीन पे आ नहीं पा रही। क्यों नहीं आ पा रही? दरख्तों की सायों की वजह से। क्लस्टर्ड अराउंड बाय ऑल हर स्टेरी फेज, ठीक है। और क्या है? हर इर्द गिर्द क्या है, मतलब फेरीज फैली हुई हैं। यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर इसने क्रिएट की है कि कहते हैं जो चांद है वो अपने तख्त पे बैठी है, क्वीन मून अपने तख्त पे बैठी हुई है, और जो फेरीज है वो उसके इर्द गिर्द घूम रही हैं, ठीक है। इसने चांद के बारे में कहा, कहते शायद इसीलिए उसकी ज़मीन पर रोशनी नहीं आ रही। और यहाँ पे ये साथ में ये भी कह रहा है कि जो दरख्त है उसका साया जगह जगह बिखरा हुआ है, इसलिए चांद की रोशनी ज़मीन पर पड़ नहीं रही। और फर्दर मोर यहाँ पे वो ये भी कह रहा है
नाइटिंगेल को, मैं तो पहले ही तुम्हारे साथ था, मैं तुम्हारे साथ पहले ही बैठा हुआ हूँ, और उसके अलावा बस मैं थोड़ा डिप्रेस था, मैं थोड़ा टेंशन में था, जिस वजह से मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ। मैं तो पहले ही दुनिया को छोड़ चुका हूँ। बस आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे जो गम है, मेरी जो फ़िक्र है, वो कम होती जाएगी, बिल्कुल ख़त्म होती जाएगी, और मैं तुम्हारी दुनिया के अंदर मुकम्मल तौर पर ट्रांसफॉर्म हो जाऊँगा। फिर आगे है, वे ब्यूटी कैन नॉट कीप हर lustrous आइज़, सॉरी ये तो नहीं है, हाँ ये स्टेंस है, बट हेयर देर इज नो लाइट, say what from heaven is with the breezes blown through verdurous glooms and winding mossy ways। अब यहाँ पे कहते लेकिन जो अर्थ है वहाँ पे तो कोई रोशनी नहीं पड़ रही, और ये रोशनी कब पड़ती है, जब तेज़ हवा चलती है, और जब तेज़ हवा चलती है तो फिर क्या होता है, तो जो दरख्त की टहनियाँ वो इधर उधर हिलने लग पड़ती हैं, और जब दरख्त की टहनियाँ इधर उधर हिलती हैं तो उस सूरत में जो रोशनी है वो ज़मीन पे आके पड़ती है। और यहाँ पे हम लोगों को नेगेटिव कैपेबिलिटी नज़र आती है कि कीट्स जो है वो परिंदे के पास बैठा हुआ भी खुद को महसूस कर रहा है। ठीक है, वो परिंदे के पास बैठा हुआ तो कहता है मैं तो परिंदे के पास ही बैठा हुआ हूँ। उसके बाद कहता है यहाँ पे बैठ के, दरख्त के ऊपर बैठ के जंगल कैसा नज़र आ रहा है। वो कहता है जो दरख्त के ऊपर बैठ के मैंने जंगल को देखा तो जंगल इस वक्त वहाँ पर रात का वक्त है, खुला मैदानी इलाका है, ठीक है, खुला सा इलाका है, जहाँ पे दरख्त इतने ज़्यादा हैं और इतने घने हैं कि उनकी वजह से जो रोशनी है सितारों की और चाँद की वो ज़मीन पे नहीं पड़ रही। फिर जब तेज़ हवा चलती है और जब दरख्त की टहनियाँ हिलती हैं, इसी सूरत में ज़मीन की रोशनी जो सूरज की रोशनी है, चाँद की रोशनी है, वो ज़मीन पे पड़ती है। क्लियर? तो हमने स्टेंजा 4 के अंदर ग्रीक रेफरेंस भी देखी जब उसने वैक्यूस की बात की। हमने इसके अंदर नेगेटिव कैपेबिलिटी भी देखी जब वो कहता है मैं तो परिंदे के साथ हूँ। इसके अलावा हमने इसके अंदर थीम ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डेथ एंड डिके एंड होपलेसनेस भी देखा। वो कब, जब ये बात कर रहा है पेन की, सफरिंग की, वर्ल्ड की बात कर रहा है। लेकिन ऑन द अदर हमने थीम ऑफ होप भी देखा जब ये नेगेटिव कैपेबिलिटी की बात करता है, नाइटिंगेल के वर्ड के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता है खुद को। और पोएटिक इमेजिनेशन भी देखी हम लोगों ने, और जब ये अपने इमेजिनेशन की बात करता है, और यानी कि इमेजिनेशन पोइट्री के विंग्स के ऊपर बैठ के ये नाइटिंगेल के वर्ड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब है जी हमारा नेक्स्ट स्टेंजा 5, जिसमें पोइट मुकम्मल तौर पर ट्रांसफॉर्म हो चुका हुआ है नाइटिंगेल के अंदर। वो कहता है आई कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर्स आर एट माई फीट, कहता है मुझे नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे हमारे पास इसकी सारी सेंस आने वाली हैं। ठीक है, नंबर 1 सेंस हमारे पास कौन सी है, ये सी की, देखने की। तो कहता है आई कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर्स एट माई फीट, कहता है मेरे जो पाँव के नीचे फूल हैं मुझे वो नज़र नहीं आ रहे। पोइट को यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो अपने सेंसेस का यूज़ कर रहा है। नॉर व्हाट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन द बो, इंसेंस कहते हैं खुशबू को, कहते हैं जो छोटी ये जो सॉफ्ट सी खुशबू आ रही, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, और वो खुशबू शाखों पे लटके हुए फूलों की आ रही, मैं उनको भी नहीं देख पा रहा। हमारे पास यहाँ पे सेंस ऑफ स्मेल भी आ गया। फिर कहते हैं बट इन embalmed darkness guess each sweet where with the seasonable month indoors। इनबाउंड कहते हैं रैप्ड ऑन को, ठीक है, लिपटा हुआ। और सीजनेबल मंथ मतलब मई के महीने की बात की जा रही है। मई जो है वो एक फ्रूटफुल मंथ होता है। वो यहाँ पे अपने सेंसेस को यूज़ करके चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर रहा है, और वो कह रहा है मैं मई के महीने में उगने वाले फलों को, फूलों को उनकी खुशबू से पहचान रहा हूँ। द ग्रास, द थिकेट एंड द फ्रूट ट्री वाइल्ड वाइट हॉथॉर्न एंड द पेस्टरल eglantine, fast-fading violets carved up in leaves, and mid-May's eldest child, the coming musk rose, full of a dew wine, the murmurous haunt of flies on summer eves। अब यहाँ पे इसने डिफरेंट चीज़ें जो देखी हैं उस दरख्त के ऊपर बैठ के नाइटिंगेल बन के अपने सेंसेस के थ्रू फील किया, उनके बारे में बताया कि इसको क्या क्या चीज़ें नज़र आई हैं। इसको हॉथॉर्न नज़र आया है, वाइट हॉथॉर्न बहुत ही खूबसूरत फूल है, इसने उसकी स्मेल से उसकी रिकॉग्नाइज की है। फिर इसको एग्लेंटाइन नज़र आया है, ये भी एक जंगली फूल होता है। फिर इसने वॉयलेट को देखा है, ये देखा मैं जब बोल रही मतलब इसने महसूस किया उनकी स्मेल के थ्रू, उनकी खुशबू के थ्रू। वॉयलेट भी एक फूल है जो जल्दी मुरझा जाता है। कहता है जो वॉयलेट का फूल था वो पत्तों से कवर्ड था, इसने घास, झाड़ियाँ, और कहता है मई के मिड के अंदर ना खास किस्म के फूल उगते हैं, उनको कहते हैं मस्क रोज़। कहते हैं मैंने उनको भी पहचान लिया उनकी खुशबू से। कहता है यहाँ पे शबनम के कतरे थे जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में पड़े हुए थे, मैंने उन शबनम के कतरों को भी पहचान लिया था। और
कह रहा है मई ऐसा महीना था जिसके अंदर शबनम के कतरे, जो ड्यू ड्रॉप्स हैं, वो इतने ज़्यादा पड़ रहे थे और वो फूलों पे पहले के मुकाबले में ज़्यादा पड़ते होते थे, जिस बेस पे क्या था कि जो फूल हैं वो और ज़्यादा तादाद में बढ़ रहे थे। फिर वो कहता है यहाँ पे इतनी ज़्यादा अंधेरा है, रोशनी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मस्क रोज़ के जो पत्ते हैं और जो फूल हैं उनके अराउंड इर्द गिर्द जो फ्लाइज, मक्खियों के घूमने की आवाज़ें हैं, भुनभुनाने की आवाज़ें हैं, उन आवाज़ों को सुन सकता है। ठीक है, उनके मर्मरिंग जो साउंड है उनको वो सुन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास सारी की सारी तकरीबन सेंसेस आ गई हैं। हमने यहाँ पे सुनने की सेंस भी देख ली, सूंघने की सेंस भी देख ली, देखने की सेंस भी देख ली। और जब इसने अपनी बात की कि फीट की बात की कि फ्लावर्स एट माई फीट, मतलब इसने छूने की सेंस भी दिखा दी हम लोग को, टच की सेंस भी दिखा दी और नेगेटिव कैपेबिलिटी भी देख ली हम लोगों ने इस स्टेंजा के अंदर। और प्रीवियसली जब वो वाइन की बात कर रहा था अगेन एंड अगेन, वहाँ पे हम लोगों ने टेस्ट की सेंस भी दिखी, मतलब ही इज पोएट ऑफ अ सेंसुअस एज वेल एज अ सेंसेस पोएट एज वेल। अपने 5 के 5 सेंसेस को अपनी पोइट्री के अंदर ये यूज़ करता है। ठीक है, ये 5 स्टेंजा हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेंजा 6 से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पोएम को डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको इस स्टेंजा अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।